आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे लिए दूसरों को समझने और उनसे डीपली कनेक्ट होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की परवाह करनी चाहिए। लेकिन असली नॉलेज दूसरों को जानने और समझने में है, ना कि नॉलेज हासिल करने में। आपको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है। अपने सोशल स्किल्स पर काम करके आप दूसरों की वैल्यू समझ पाएंगे और अपनी पूरी जिंदगी को लेकर जो आपका नजरिया है उसे बदल पाएंगे। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते आए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप सेटिस्फेक्शन के रास्ते पर चलें। पहले से बेहतर पर्सनालिटी बनाने का मतलब बस रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि अपने और अपने करीबी लोगों की लाइफ को खुशहाल और संतुष्ट बनाना है। ये समरी आपको वो टूल्स देगी जो आपको एक ऐसा इंसान जो दूसरों के अंदर से खूबियां बाहर निकालता है। इन लेसन्स को मास्टर करके आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाएंगे, जो आपको अपना सोशल सर्कल बनाने में और अपने रिश्ते को और भी बेहतर और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आप पहले से ज्यादा कनेक्टेड कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे। इस दुनिया में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक वो जो दूसरों को समझते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, और दूसरे वो जो नहीं करते। जब आप पहले टाइप के लोगों से मिलेंगे तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर आप दूसरे टाइप के लोगों से मिलेंगे तो आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलेगा। मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए सोशल स्किल्स की जरूरत होती है। हमारे लिए खुद की पहचान बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी। दूसरों को रिस्पेक्टेड फील कराना और उन्हें ऐसा फील कराना जैसे कि वो भी मायने रखते हैं, इसके लिए हमें उनकी मौजूदगी को पहचानना होगा। जब हम दूसरों को ये फील कराते हैं कि हम उन्हें समझते हैं, तो उन्हें भी खुशी का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ किसी के प्रति इंडिफरेंस से उसे लगता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है। आप चाहें तो एक डिमिनिशर बन सकते हैं, या एक इल्यूमिनेटर। डिमिनिशर्स दूसरों को छोटा या अनदेखा महसूस कराते हैं। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड यानी सेल्फिश और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले होते हैं, और उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं अगर इल्यूमिनेटर हमेशा दूसरों में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें पता होता है कि लोगों से किस तरह से सही सवाल पूछना चाहिए और उन्हें कैसे रिस्पेक्ट और वैल्यू देना चाहिए। ज्यादातर लोग दूसरों को अच्छे से समझ नहीं पाते। जब हमें गलत समझा जाता है तो हमें लगता है कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी तारीफ नहीं करता, लेकिन सोशल स्किल डेवलप करके इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। ये हमारी दोस्ती, शादी और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। ये चीज हमारे नेशनल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकती है। जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे को ठीक से समझ पाएंगे, तभी वो एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे और ज्यादा मजबूत कम्युनिटी बना पाएंगे। अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। सिर्फ अपने गोल्स पाने पर फोकस करने के बजाय आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए इमोशनली ओपन होना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके इमोशनली डिटैच्ड होने की। तो इसके लिए आपको पहले अपने अकेलेपन से बाहर निकलना होगा। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है दूसरों से इमोशनली दूर होना। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज जैसे कैजुअल बातचीत या ग्रुप इवेंट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि कहीं कोई आपके इमोशंस का फायदा ना उठा ले, तो पहले आपको इस डर की जड़ तक पहुंचना होगा। अपने करीबी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। इसके अलावा दूसरों को अपना पूरा अटेंशन देकर उनकी बात सुनना सीखिए। किसी बातचीत को खत्म करना, माफी मांगना और सोशल इवेंट्स होस्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस बुक के ऑथर डेविड ब्रुक्स एक रिजर्व्ड जूविश फैमिली में पैदा हुए थे। उनके यहाँ इमोशंस को शेयर करना अच्छा नहीं समझा जाता था।
उनके फैमिली मेंबर्स काफी इंटेलेक्चुअल लोग थे और डिनर के वक्त अक्सर ये लोग विक्टोरियन मोनूमेंट्स और लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध से एलर्जी जैसे टॉपिक पर बात किया करते थे। अब क्योंकि उनकी फैमिली में इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी थी, तो डेविड अपने दोस्तों को ऑब्जर्व किया करते पर कभी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें लिखना पसंद था क्योंकि ये काम कोई अकेले भी कर सकता है। यहाँ तक कि जब उन्हें कॉलेज जाना था तो डेविड ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज की जो अपने इंटेलेक्चुअल फोकस और इमोशनल सपोर्ट की कमी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया क्योंकि उन्हें सबसे अलग थलग रहना अच्छा लगता था। डेविड दयालु स्वभाव के थे, पर उनके करीब जाना आसान नहीं था। उनके अंदर सोशल स्किल्स की बेहद कमी थी और उन्हें इंटीमेसी से डर लगता था, इसलिए उनका ना तो कोई दोस्त बना और ना ही कोई पार्टनर। एक बार डेविड जब एक बेसबॉल गेम देखने गए तो बैटर का बैट टूटकर उनके पैर पर आ गिरा। खुशी से उछलने के बजाय डेविड ने बैट को साइड में रखा और दोबारा मैच देखने लगे। डेविड इस बात से बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन डेविड जब पिता बने तो उनके अंदर एक बदलाव आया। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए, कई बार फेल भी हुए और उम्र के साथ साथ वल्नरेबल होने लगे। इन एक्सपीरियंसेस ने डेविड को अंदर से सॉफ्ट बना दिया था और अब वो अपने अंदर दबे हुए इमोशंस को समझ पा रहे थे। एक बार डेविड न्यूयॉर्क के एक पब्लिक थिएटर में थे। वहां उन्होंने एनी हैथवे और बिल इरविन नाम के एक जोकर के बीच पैनल डिस्कशन देखा। डेविड ने दोनों एक्टर्स के बीच का इमोशनल कनेक्शन फील किया। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और गले लगा रहे थे। एनी जब गाने लगी तो लोगों को टिश्यू बांटे गए कि अगर किसी को रोना आ जाए तो वो अपने आंसू पोंछ सकें। उस दिन डेविड को एहसास हुआ कि इमोशनली एक्सप्रेसिव लोगों के साथ रहने पर क्या होता है, और उन्हें ये भी समझ आया कि वो अकेले रहकर न सिर्फ दूसरों को अवॉइड कर रहे थे बल्कि खुद को भी अवॉइड कर रहे थे। इसलिए डेविड ने इमोशंस पर, कैरेक्टर डेवलप करने पर और स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर बुक्स लिखना शुरू किया। समय के साथ डेविड लोगों के साथ ज्यादा वल्नरेबल या सेंसिटिव होने लगे और पब्लिक के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी सीख गए। वो चाहते थे कि लोग उन पर भरोसा करें। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स ना सिर्फ दूसरों से शेयर करेंगे बल्कि उनकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे। इन बदलावों की वजह से डेविड को खुशी और अपनेपन का एहसास होने लगा। उन्हें अब कॉन्सर्ट में डांस करना अच्छा लगता था और जब उनकी वाइफ घर पर नहीं होती तो वो उसे मिस किया करते थे। अब वो नॉलेज और विजडम के पीछे भागने के बजाय लोगों को जानने और समझने पर फोकस करने लगे थे। इमोशनली ओपन होना हमारे सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है दूसरों को वैल्यू और रिस्पेक्ट देकर और उनके प्रति हमदर्दी जताकर। अगर हम सब ऐसे ही अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव कर लें तो हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो और भी ज्यादा कनेक्टेड और एक दूसरे की परवाह करने वाली होगी। दूसरों को जानना और वाकई में समझना काफी मुश्किल काम है। ज्यादातर लोगों के अंदर मेंटल रुकावटें होती हैं जो उन्हें दूसरों के साथ आसानी से घुलने मिलने नहीं देती। इन मेंटल रुकावटों को डिमिनिशर ट्रिक्स कहते हैं। ये ट्रिक्स हमारी मेंटल हैबिट, टेंडेंसी और साइकोलॉजिकल बाधाओं से आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम दूसरों को किस नजरिए से देखते हैं और उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये शुरुआत में सोशल सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, लेकिन बाद में ये हमारे लिए ऐसे टूल्स बन जाते हैं जिन्हें हम खुद को औरों से दूर रखने के लिए यूज करने लगते हैं। डिमिनिशर के ट्रिक्स में शामिल हैं ईगोटिज्म, एंजाइटी, नाइव रियलिज्म, दी लेजर माइंड्स प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिविज्म, एसेंशियलिज्म, स्टैटिक माइंडसेट। ईगोटिज्म का मतलब है इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि अपने सिवा कोई और दिखाई ना देना। जब आप अपनी स्टोरीज और ओपिनियन पर ही ज्यादा फोकस करते हैं तब आप किसी और की बात सुनना पसंद नहीं करते। ईगोटिज्म यानी अहंकारी लोग आमतौर पर इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, इसलिए वो हमेशा बुद्धिमान या समझदार दिखने की कोशिश करते हैं और यही चीज उन्हें हमेशा परेशान रखती है।
नाइव रियलिज्म का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में आपका जो नजरिया है सिर्फ वही सही नजरिया है। नाइव लोग सोचते हैं कि सबको उनके नजरिए से ही दुनिया को देखना चाहिए, जिसका नतीजा होता है कि वो दूसरों के नजरिए को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। लेजर माइंड्स प्रॉब्लम का मतलब है सिर्फ अपने थॉट्स पर गहराई से सोचना और दूसरों के थॉट्स को अनदेखा कर देना। जब आप अपने थॉट्स पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो आप ये मानने लगते हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हैं, जबकि आप असल में होते नहीं हैं। ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब है लोगों को ऐसे देखना जैसे रिसर्चर्स देखते हैं। रिसर्चर्स लोगों को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, ना कि इंसान की तरह। एसेंशियलिज्म का मतलब है लोगों के ग्रुप्स को लेकर एक ब्रांड धारणा बना लेना कि उनके फिक्स्ड ट्रेट या लक्षण हैं। जब आप दूसरों को लेकर स्टेरियोटाइप पुरानी घिसी पिटी सोच रखते हो तो आप लोगों के अंदर उनकी अलग अलग खूबियां नहीं देख पाते हो। स्टैटिक माइंडसेट तब बनता है जब लोग समय के साथ दूसरों के बारे में अपने व्यूज को बदलते या अपडेट नहीं करते हैं। वो लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो पहले थे, ना कि आज वो जैसे हैं। इन डिमिनिशर की ट्रिक का उल्टा है इल्यूमिनेटर बनना। दूसरों को कंप्लीट तौर पर देखना एक ऐसा स्किल है जिसके लिए एफर्ट और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हमें दूसरों की इंसानियत को देखने के लिए अपने दिल को ट्रेन करना होगा और सिर्फ उनका रूप रंग या बिहेवियर देखना बंद करना होगा। इल्यूमिनेटर बनने का मतलब है हर इंसान के यूनिक थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस को स्वीकार करना। आप में जानने की इच्छा और दूसरों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, तभी आप वाकई में दूसरों की बात को ध्यान से सुन पाएंगे। दूसरों को समझना एक प्लेन उड़ाना सीखने से ज्यादा मुश्किल है। बिना ट्रेनिंग के हम सोशली इग्नोरेंट और अपने आसपास के लोगों से बेखबर हो सकते हैं। आज कई हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे और कलीग्स अक्सर एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से ही सफर कर रहे हैं। विवान एक खुशहाल शादीशुदा कपल के घर जन्मी थे, लेकिन जब विवान के पिता हार्ट अटैक के कारण चल बसे तो उनकी मां बुरी तरह टूट गई। पति की मौत ने उनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। उनके अंतिम संस्कार के वक्त अपने हस्बैंड के कॉफिन पर चढ़ गई और कब्रिस्तान में उनके साथ ही दफन हो जाना चाहती थी। आलिया को अपने पति की मौत का इतना बड़ा सदमा पहुंचा था कि उन्हें अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा। दुख ही उनकी पहचान बन चुकी थी और जीने का तरीका भी। विवान को लगता था कि उनकी मां की ये उदासी और दुख बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि आलिया डिप्रेशन में चली गई और इमोशनल सपोर्ट के लिए विवान पर डिपेंडेंट हो गई। पति के गुजरने के बाद 1 साल तक वो विवान को अपने पास सुलाती रही। विवान को अपनी मां की इतनी ज्यादा अटैचमेंट से नफरत होने लगी थी क्योंकि ये प्यार नहीं था। जैसे जैसे विवान बड़ा होता गया वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगी। अब दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। दोनों ही जिद्दी थे और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। जिस दर्द से दोनों गुजर रहे थे उसने उनके बीच एक बड़ा इमोशनल गैप क्रिएट कर दिया था। आलिया अपने दुख में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें ये भी नजर नहीं आया कि विवियन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जबकि विवान अपनी मां से आजाद होने पर इतनी आमदा थी कि उसे अपनी मां का गम नजर ही नहीं आ रहा था। ये स्टोरी ये साबित करती है कि जिनके साथ आप रहते हैं ये जरूरी नहीं कि आप उन्हें समझते भी हों। इसलिए किसी इंसान को जानना समझना इतना मुश्किल होता है। तो अगर आप एक डिमिनिशर हैं जो अपने रिश्तों में स्ट्रगल कर रहा है तो आपको सबसे पहले अपने डिटैचमेंट से बाहर आना होगा और दूसरों को समझना होगा। आपको हर रोज लोगों को जानने और समझने की प्रैक्टिस करनी होगी। हम सभी में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण या खूबियां होते हैं और लोग इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमसे इंटरैक्ट करते हैं। कुछ लोगों के कहीं आते ही एक गर्मजोशी और प्यार का एहसास होता है और कुछ लोग शांत और अलग थलग रहना पसंद करते हैं। लोगों से मिलने का आपका तरीका आपके बारे में काफी कुछ बताता है। अगर आप ठंडे दिल से बात करोगे तो हर कोई आपको अवॉइड करेगा,
लेकिन अगर आप गर्मजोशी के साथ लोगों से मिलोगे तो लोग भी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी गर्मजोशी से भरी नजर में प्यार होना चाहिए, जिसमें क्यूरियोसिटी और हमदर्दी दोनों हो। जब आप अपनेपन से भरे होते हैं, तभी आप दूसरों की खूबियों को पहचान पाते हैं। लोगों को देखने का अपना नजरिया बदलने से इसकी शुरुआत करो। लोगों को उनके गलत बिहेवियर, लुक्स या अपने खुद के नजरिए से जज मत करो, बल्कि हर इंसान को एक आत्मा के रूप में देखो। अगर हम बाहरी रंगरूप और धन दौलत से परे हटकर देखेंगे तो हमें हर इंसान बराबर नजर आएगा। जब आप लोगों को एक पवित्र आत्मा के रूप में देखने लगेंगे, तभी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। आप एक इल्यूमिनेटर बन जाएंगे जो सबके साथ गर्मजोशी, रिस्पेक्ट और खुशी से मिलता है। आप लोगों को उस नजर से देखेंगे जो कहेगी कि आप उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें समझना चाहते हैं। आपकी नजर में वो इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरों को जानना चाहते हैं और उन्हें भी अपने बारे में बताना चाहते हैं। लोगों को फील होना चाहिए कि आप उन्हें प्रायोरिटी और बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, जो उन्हें यूनिक फील कराएगा। अगर आप में डिमिनिशर ट्रिक्स हैं, तो आपके लिए इल्यूमिनेटर की नजर रखना मुश्किल होगा। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको अपने अंदर से ईगो, चिंता, ऑब्जेक्टिविज्म या एसेंशियलिज्म ये सब दूर करना होगा। तब जाकर आप टेंडर यानी कोमल, रिसेप्टिव, क्यूरियस, जेनरस और अफेक्शनेट बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले टेंडरनेस का मतलब है दूसरों से इंटरैक्ट करते वक्त आपको काइंड और केयरिंग होना चाहिए। आपको दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आना सीखिए और उन्हें प्यार के साथ वैल्यूएड और रिस्पेक्टेड फील कराइए। जैसे मान लो कि अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करे तो बिना किसी जजमेंट के उनसे हमदर्दी जताते हुए उनकी बात सुनिए। दूसरी चीज, रिसेप्टिव होने का मतलब है दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और नजरिए को एक्सेप्ट करना। आपको लोगों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और नए आइडियाज और ओपिनियन का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जैसे किसी नए आइडिया या ओपिनियन को तुरंत रिजेक्ट करने के बजाय पहले सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तीसरी चीज, क्यूरियोसिटी का मतलब है दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। इसका मतलब है सवाल पूछना और गहराई से बात को समझने की कोशिश करना। जब आप किसी नए इंसान से मिलो तो ओपन एंडेड सवाल पूछो, उन्हें अपने बारे में खुलकर बताने का मौका दो। चौथी चीज, जेनरस होने का मतलब है दूसरों को टाइम और एनर्जी देना और उन्हें समझना। आपको बगैर किसी उम्मीद के उनके साथ काइंड और सपोर्टिव बनते हुए पेश आना होगा। जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करो तो हमेशा अलर्ट और उस पल में प्रेजेंट रहो। और फाइनली, अफेक्शन का मतलब है दूसरों के प्रति प्यार और अपनापन जताना। इसका मतलब है ये जताना कि आप उनकी परवाह करते हैं और इस बात की कदर करते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हैं। आप अपनी बातों से, फिजिकल टच और थॉटफुल एक्शन से उन्हें जता सकते हैं कि वो आपके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। दूसरों के साथ टेंडर, रिसेप्टिव, क्यूरियस, जेनरस और अफेक्शनेट बनकर आप उनसे गहरा रिश्ता जोड़ पाएंगे, जिससे आप उन्हें बेवजह क्रिटिसाइज करने के बजाय और अच्छे से समझ पाएंगे। आप दूसरों के साथ जिस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, उससे उनकी पर्सनालिटी का अलग अलग रूप सामने आ सकता है। जैसे बॉबी और उसके फ्रेंड जिमी एक बार में एक बुजुर्ग औरत से मिले। बॉबी एनालिटिकल और ऑब्जर्व करने वालों में से था। जब वो उस औरत से मिला तो उसके लुक्स और बिहेवियर के बेसिस पर उसने तुरंत अपना जजमेंट बना लिया। बॉबी उस शहर के बारे में एक आर्टिकल लिखने के लिए उनका इंटरव्यू कर रहा था। वो उस औरत के बारे में सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि उस औरत के चेहरे पर झुर्रियां थी, उसने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उसने खुद को कैसे कैरी किया हुआ था। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बॉबी ने उस औरत के पास्ट, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा लिया था। बॉबी के लिए वो औरत एक सब्जेक्ट की तरह थी जिसे वो एनालाइज कर रहा था, बजाय इसके कि वो उससे कनेक्ट करता। जबकि जिमी क्यूरियस और ओपन माइंडेड होकर उस औरत से मिला था। उसने उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया और उनकी बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनने लगा।
जिमी के सवाल सुनकर और उसके ध्यान से सुनने के स्किल को देखकर उस औरत को काफी अच्छा लगा, क्योंकि जिमी ने उन्हें ऐसा फील कराया था कि वो उन्हें वैल्यू और रिस्पेक्ट दे रहा है। वो औरत जितना जिमी के साथ ओपन होती गई, उतना उनकी पर्सनालिटी के छुपे राज उसके सामने आते गए। उन्होंने उसे अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या एडवेंचर किए थे और उन्हें क्या करना पसंद था। जिमी की क्यूरियोसिटी और ओपननेस के कारण ही वो औरत बड़ी गर्मजोशी और समझदारी के साथ बड़े बेबाक अंदाज में उसके साथ पेश आई। क्योंकि बॉबी एनालिटिकल था तो उसे सिर्फ उस औरत की पर्सनालिटी का बाहरी हिस्सा ही नजर आया, लेकिन जिमी के क्यूरियस नेचर और ओपन अप्रोच के चलते वो औरत उसके आगे अपनी असली पर्सनालिटी जाहिर करने में हिचकिचाई नहीं और खुलकर अपने बारे में बताया। इस स्टोरी से ये तो साबित हो जाता है कि हम दूसरों से कैसे डील करते हैं, ये हमारे खुद के कम्युनिकेशन स्टाइल पर डिपेंड करता है। अपने अप्रोच के बेसिस पर ही या तो हम जिंदगी भर के लिए सच्चे दोस्त बना सकते हैं या फिर यूं ही फॉर्मेलिटी के रिश्ते जोड़ सकते हैं। डिप्रेशन उदासी से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। ये एक तरह की सीरियस मेंटल बीमारी है जो आपको हकीकत से दूर ले जाती है और बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जिस इंसान को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, वो कभी नहीं समझ सकता कि डिप्रेशन कैसा होता है। डिप्रेशन से जूझ रहे किसी इंसान की लाइफ में उसके फ्रेंड्स और फैमिली अहम रोल निभाते हैं। उनका काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं है, बल्कि हमेशा उस इंसान का साथ देना, उसे समझना और उससे प्यार करना है। जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो उसे पॉजिटिव वाइब्स फील नहीं होती है, इसलिए उसे हंसाने की कोशिश करना बेकार होगा। वो चाहकर भी नहीं हंस सकता क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है और उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, ना कि जबरदस्ती मुस्कुराने की। किसी डिप्रेस्ड इंसान के साथ कम्युनिकेट करना चैलेंजिंग होता है। डिप्रेस्ड लोग अक्सर अपना दर्द बांट नहीं पाते, इसलिए कई बार लोग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। उन्हें अकेला रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी असली फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। डिप्रेशन आपके रिश्तों में दरार ला सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड या पार्टनर डिप्रेस्ड है तो उसे अपना सपोर्ट दिखाते रहो, चाहे वो आपसे कितना ही दूर जाने की कोशिश क्यों ना करे। ऐसे लोगों पर पॉजिटिव रिफ्रेमिंग या उन्हें उनकी लाइफ की अच्छी चीजें याद दिलाने जैसे ट्रेडिशनल मेथड ट्राई मत करो। एक डिप्रेस्ड इंसान को उसकी लाइफ की अच्छी चीजें याद दिलाने से वो और भी ज्यादा गिल्टी फील करेगा कि वो कितना अनग्रेटफुल है। आपको ये समझना होगा कि डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक सिंपल एडवाइस या पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक कर लेंगे, बल्कि आपका काम है उस इंसान को समझना, उसकी बातों पर ध्यान देना और उसे हर तरह से सपोर्ट करना। डेविड ब्रुक्स अपने एक डिप्रेस्ड दोस्त के साथ ऐसे ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। डेविड और उनके फ्रेंड पीट एक कैंप में मिले थे और तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों को फन एक्टिविटीज करना पसंद था, जैसे बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल और रग्बी खेलना। दोनों एक दूसरे को खूब चिढ़ाते भी थे। पीट एक स्ट्रॉन्ग मगर जेंटल नेचर के इंसान थे जो बेहद प्यारे पिता और हस्बैंड थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की और उसके बाद मेडिकल स्कूल गए और एक आई सर्जन बन गए। वो अपने पेशेंट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। अपने पेशेंट्स को वो सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी चेक करने के लिए बुलाया करते थे, लेकिन इतनी खुशहाल और सक्सेसफुल लाइफ होने के बावजूद पीट को डिप्रेशन हो गया था। एक वीकेंड विजिट के दौरान डेविड ने पीट के अंदर कुछ बदलाव महसूस किए। पीट ने उन्हें बताया कि वो खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे थे। पीट वही सब चीजें कर रहे थे जो उन्हें पसंद थी, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, स्विमिंग करना वगैरह, पर उन्हें इन सब में अब मजा नहीं आ रहा था। इस बात से वो काफी परेशान थे और इसलिए उन्होंने डेविड से सपोर्ट मांगा। अगले 3 साल डेविड ने पीट को अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। शुरू में वो उन्हें एडवाइस देते थे और उन्हें चीयर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि तब डेविड को पता नहीं था कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाता है। पीट का डिप्रेशन काफी सीरियस था। उन्हें डर था कि कहीं वो अपनी सर्जन की स्किल्स को भूल ना जाएं और अपने होशो हवास ना खो बैठें।
वो बेस्ट डॉक्टर्स से इलाज करा रहे थे और कई तरह के ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। जून 2024 में पीट ने सुसाइड कर लिया। इससे डेविड बुरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उनकी मेंटल बीमारी के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम गई। डेविड को अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने का कोई पछतावा नहीं है। वो हमेशा पीट की हर बात सुनते और उसके दर्द को समझते थे। डेविड ने अपने दोस्त का हमेशा साथ दिया, लेकिन डिप्रेशन उनकी दोस्ती पर भारी पड़ गया। आप एक डिप्रेस्ड इंसान को अपना सपोर्ट देकर, उनके प्रति हमदर्दी जताकर और उनके साथ रहकर उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन को भी एक्सेप्ट करना होगा। डिप्रेस्ड लोगों की बातों पर ध्यान देना जरूरी है। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, भले ही आप उनका दर्द ठीक ना कर पाएं। आपका सहारा और मौजूदगी किसी की जान बचा सकता है। दुख बेहद पावरफुल इमोशन है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें एहसास होता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम अपने लिए गोल्स सेट करने की कोशिश करते हैं और अपने एक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन डेथ एक अनएक्सपेक्टेड और कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। जब मैरी के हस्बैंड हेनरी को कैंसर हुआ तो दोनों समझ गए थे कि उनका साथ कुछ ही वक्त का था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी खुलकर साथ में जिएंगे। वो लोग अब थीम पार्टी नाइट होस्ट करते और आपस में गहरी बातें किया करते थे। उन्हें पता था कि बॉब अब ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए दोनों अपना बेस्ट ऑफ वर्जन बनने की कोशिश करते थे। मौत का सामना करने की वजह से उनके अंदर ऐसी खूबियां उभर कर आई जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया और जिंदगी को खुलकर जीने का मौका दिया। हेनरी की मौत के बाद मैरी को गहरे खालीपन का एहसास होने लगा और वो रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने लगी, जो इस बात का सबूत था कि दुख इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। दुख को दूर करने के लिए 3 स्टेज हैं: फेसिंग ग्रीफ यानी दुख का सामना करना, और सोशल सपोर्ट लेना। फेसिंग ग्रीफ का मतलब है दुख और दर्द को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करना। मैरी के केस में देखें तो उसने अपने दुख का सामना करने के लिए अपने हस्बैंड की बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया था और उनके आखिरी दिनों में उन्हें घर लाकर उनके साथ यादगार पल बिताए थे। उसने फैसला कर लिया था कि हालात से मुंह मोड़ने के बजाय वो अपने हस्बैंड के आखिरी दिनों में उनके साथ खुलकर जिंदगी एंजॉय करेगी। अपने बिलीव्स और लाइफ को लेकर हमारी जो सोच है उसे समझना। कभी कभी जिंदगी के मुश्किल हालात भी हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लो कैंसर से बचने के बाद लोगों का लाइफ को लेकर नजरिया चेंज हो जाता है। अगर आप काम पर बहुत ज्यादा फोकस करते आ रहे हैं तो आप शायद जिंदगी जीने और दूसरों के काम आने की इम्पोर्टेंस को रीडिस्कवर कर पाएं। अपने दुख को हैंडल करने का फाइनल स्टेज है सपोर्ट लेना। अपना दर्द अपने दोस्तों और परिवार वालों से बांटकर आप उस दर्द को हल्का कर सकते हैं। वो आपको अपने दुख को एक्सेप्ट करने, एक नया मीनिंग देने और रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मदद कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट और प्यार से भरे इल्यूमिनेटर्स की हेल्प लेनी चाहिए, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी को सपोर्ट करने के लिए आपको अपना कैरेक्टर डेवलप करके एक इल्यूमिनेटर बनना होगा। दुख से बाहर निकलने का एक और इफेक्टिव तरीका है एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी लिखना। आप अपने ट्रॉमा के बारे में लिख सकते हो और अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ उसे शेयर कर सकते हो, जो आपको अपनी स्टोरी को फिर से लिखने में मदद कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी यादों से नए मेंटल इमेज बना सकते हो। आप अपने पास्ट को दोबारा से बना सकते हो और एक नई और बेहतर रियलिटी में जी सकते हो। कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। आप अपना दर्द दूसरों से बांट सकते हैं, अपने दुख को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लिख सकते हैं और इल्यूमिनेटर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से आप एक दर्दनाक स्टोरी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। हम सबकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है।
हर पर्सनालिटी की अपनी खूबियां हैं जो बताती हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। हमारी पर्सनालिटी ये भी डिसाइड करती है कि हम किस टाइप की लाइफ जिएंगे। पर्सनालिटी टाइप को समझने से आपको किसी इंसान को जानने में मदद मिलती है। पर्सनालिटी के ट्रेट्स ये बताते हैं कि किसी का बिहेवियर कैसा होगा और किसी की लाइफ कैसी गुजरेगी। मोटे तौर पर 5 तरह की पर्सनालिटी होती हैं। आप या तो एक्सट्रोवर्ट, कॉन्शियंशियस, न्यूरोटिक, एग्रीएबल या ओपन हो सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग आउटगोइंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव टाइप के होते हैं। उन्हें सोशल इंटरेक्शन अच्छा लगता है और ये किसी ना किसी एडवेंचर या एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस, मजाकिया और गर्मजोशी से भरे होते हैं। कॉन्शियंशियस लोग आमतौर पर डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर फोकस्ड होते हैं। इनके अंदर अपने इंपल को कंट्रोल करने की ताकत, पक्का इरादा और जिम्मेदारी की भावना होती है। ये किसी काम को टालते नहीं हैं और अपने ज्यादातर गोल्स को अचीव कर ही लेते हैं। न्यूरोटिक लोग सेंसिटिव होते हैं और आसानी से हर्ट हो जाते हैं। वो डर, जाइटी यानी चिंता या घबराहट और उदासी जैसे इमोशंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार जल्दी हो जाते हैं और आसानी से डिप्रेस्ड या दुखी भी हो जाते हैं। एग्रीएबल वो लोग होते हैं जो हमदर्दी रखने वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले और कोऑपरेटिव किस्म के होते हैं। ये लोग भरोसेमंद और रहमदिल होते हैं और आसानी से औरों के साथ घुल मिल जाते हैं। इन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह होती है और जरूरत पड़ने पर ये सबको सपोर्ट और हेल्प भी करते हैं। ओपन किस्म के लोग हमेशा नए एक्सपीरियंस और आइडिया ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बड़े ही इमेजिनेटिव, क्यूरियस और इनोवेटिव होते हैं। ये अक्सर आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चीजें करना पसंद करते हैं। इन पर्सनालिटी टाइप्स को समझकर आप किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर देखना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट, हर्ट या ट्रिगर करती है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो ये आपको सही लोगों को सही काम देने में हेल्प कर सकती है। इन ट्रेट्स के बेसिस पर लोग अलग अलग चीजों में माहिर होते हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ट लोग अच्छे लीडर और सोशल कनेक्टर बन सकते हैं, जबकि कॉन्शियंशियस लोग ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रोल्स में फिट होते हैं। न्यूरोटिक लोग खतरे को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम को जल्दी पहचान लेते हैं। एग्रीएबल लोग रिश्ते बनाने और मेंटेन करने में माहिर होते हैं। वही ओपन किस्म के लोग क्रिएटिव टाइप के होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन 5 टाइप्स को समझना आपको पेरेंटिंग में भी हेल्प कर सकता है। अपने बच्चे के ट्रेट्स को समझकर आप उनकी जरूरत के हिसाब से अपने अप्रोच को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक हाईली एग्रीएबल बच्चे को शायद खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए आपके एनकरेजमेंट की जरूरत होगी, जबकि एक हाईली एक्सट्रोवर्ट बच्चे को शायद थोड़ा शांत रहने के लिए आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। अब जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक हाईली एक्सट्रोवर्ट इंसान के तौर पर जाने जाते थे। बचपन से ही उन्हें लोगों से मिलने जुलने का शौक था और वो जोश और एनर्जी से भरे रहते थे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स फिक्स्ड नहीं होते और लाइफ में आगे चलकर चेंज और डेवलप हो सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी हमारी उम्र के साथ इवॉल्व होती है। इसके अलावा अलग अलग एक्सपीरियंस का हमारे बिलीफ्स और एक्शन पर अलग अलग असर पड़ता है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नेगेटिव है तो आप उन्हें चेंज कर सकते हो। आप खुद को ज्यादा डिसिप्लिन्ड, सोशल और काइंड बना सकते हो। खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और आपका मकसद हमेशा यही होना चाहिए कि आप अपनी और दूसरों की लाइफ को जितना हो सके बेहतर बना सकें। लाइफ में हम अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज से होकर गुजरते हैं। हर स्टेज में हम चेंज होते हैं और कॉन्शियसली ग्रो करते हैं। आप लोगों को उनके लाइफ टास्क के जरिए समझ सकते हैं।
बचपन में हमारी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स या हमारा ख्याल रखने वाले इंसान के साथ होती है। हमें सिर्फ उनका चेहरा साफ साफ नजर आता है, बाकी दुनिया हमें धुंधली लगती है और हमारा एक ही काम होता है, अपने पेरेंट्स को प्यार करना और उनसे प्यार पाना। जब बच्चा बड़ा होता है तब जाकर वो दुनिया को ज्यादा क्लियर तरीके से देख पाता है। उसका विजन बड़ा हो जाता है और उसके मन में चीजों को जानने और समझने की इच्छा पैदा होती है। एक बार में एक ही चीज पर फोकस करने के बजाय बच्चों का ध्यान अपने आसपास की हर एक चीज पर जाता है। करीब 2 साल का होने पर बच्चों के सामने एक नया लाइफ टास्क आता है, इंडिपेंडेंस। अब वो अक्सर ना कहना सीख जाते हैं क्योंकि वो खुद को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये फेज बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी भी है। बच्चे अब एक इंपीरियल टास्क एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका मतलब है उनमें अपना अधिकार और काबिलियत दिखाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है। वो खुद को और दूसरों को साबित करना चाहते हैं कि वो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और अच्छे से अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर वो ये सब ठीक से कर पाते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर नहीं तो वो खुद को इंफीरियर यानी हीन महसूस कर सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी कमजोर रह जाती है। इस टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे इंपीरियल कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हैं। उनके अंदर एक सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी इच्छाओं और इंटरेस्ट से मतलब होता है। वो दूसरों से वैलिडेशन और तारीफ पाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। इस कॉन्शियसनेस को बचपन में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर बड़े होने पर यही चीज एक प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे मान लो कि जो लोग बड़े होकर भी अपने इंपीरियल कॉन्शियसनेस से आगे नहीं जा पाए हैं, वो लाइफ को एक कॉन्टेस्ट के बारे में देखने लगते हैं जिसे उन्हें जीतना ही जीतना है। वो अपने फायदे के लिए हमेशा सिचुएशन और दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी के साथ भी गहरा कनेक्शन नहीं बना पाते हैं और उन्हें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद रहती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे इंटरपर्सनल टास्क का सामना करना पड़ता है। वो अपनी सोशल आइडेंटिटी यानी पहचान और इंटीमेसी डेवलप करना शुरू कर देता है। और जब बड़े ये टास्क पूरा कर लेते हैं तो वो अच्छे पार्टनर और सपोर्टिव फ्रेंड बनते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और दुनिया से अलग थलग रहने लगते हैं। इस टास्क के दौरान अडल्ट्स इंटरपर्सोनल कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं। वो ज्यादा सपोर्टिव और दूसरों के एक्सपीरियंस को ज्यादा समझने वाले बन जाते हैं। इंटरपर्सोनल कॉन्शियसनेस वाला कोई इंसान शायद किसी ऐसे इंसान को समझने में नाकाम रहे जिसके अंदर अभी भी इंपीरियल कॉन्शियसनेस है। जैसे मान लो कि इंटरपर्सोनल कॉन्शियसनेस वाला कोई इंसान ये सोचकर हैरान हो सकता है कि उसका पार्टनर उसके साथ इमोशनली ओपन क्यों नहीं होता है। एक अडल्ट इंसान उस इंसान को नहीं समझ सकता जो अभी तक अपने बचपन के फेज से बाहर नहीं निकला है। नेक्स्ट टास्क जिसका सामना अडल्ट्स करते हैं वो है करियर कंसोलिडेशन। उन्हें एक करियर चूज करना पड़ता है क्योंकि ये उन्हें लाइफ में एक पर्पस और डायरेक्शन देता है। लोग अक्सर अपना पैशन ढूंढने से पहले अलग अलग जॉब्स या प्रोजेक्ट्स ट्राई करते हैं। करियर कंसोलिडेशन के दौरान लोग अपना खुद का माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। उनका सेल्फ कंट्रोल बेहतर हो जाता है और वो अपने प्राइमरी गोल्स पर फोकस करते हैं। हालांकि ये फेज उन्हें इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ ले जा सकता है और उनका फोकस सक्सेस के एक्सटर्नल तरीकों की तरफ जा सकता है। कुछ लोग करियर कंसोलिडेशन के माइंडसेट से आगे निकल जाते हैं। वो ऐशो आराम और लग्जरी के पीछे भागने के बजाय गहरे कनेक्शन और फुलफिलमेंट को प्रायोरिटी देने लगते हैं। वो एक नए जेनरेटिव टास्क की तरफ बढ़ जाते हैं जिसका मकसद होता है दूसरों की मदद करना और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मेंटोर की तरह काम करना। जेनरेटिव टास्क में लोग अच्छे लीडर बन जाते हैं। फाइनल लाइफ टास्क है
इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर यानी ईमानदारी बनाम निराशा को अचीव करने का स्ट्रगल। इस टास्क में इंसान सोचता है कि उसने लाइफ में क्या किया है और इससे उसे या तो अचीवमेंट या पछतावे की फीलिंग हो सकती है। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपने जिस तरह से अपना टाइम यूज किया है उसे लेकर आपके मन में सेटिस्फैक्शन है, जबकि डिस्पेयर का मतलब है कि आपका मन पिछली गलतियों को याद करके कड़वाहट और निराशा से भर जाता है, तो आपको पछतावे का एहसास होता है। इस स्टेज पर लोग अक्सर ज्यादा नॉलेज और विजडम यानी ज्ञान की तलाश करते हैं। अब वो अपने रोजमर्रा के कामों को अप्रिशिएट करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करते हैं। अब तक आपने सीखा कि लाइफ में एक के बाद एक कई चैलेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल की जरूरत पड़ती है। इन टास्क को समझकर आप दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रख पाएंगे और उनकी ग्रोथ और चेंज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये नजरिया आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने में भी मदद करेगा। आपको ये पहचानना होगा कि आप अभी फिलहाल किस लाइफ टास्क में बिजी हैं और आपकी कॉन्शियसनेस कैसे इवॉल्व हो रही है। हम अकेले नहीं रह सकते और हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत पड़ती है। लोगों को लगता है कि वो अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर या अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंसान की इच्छाओं और चैलेंजेस को सही मायनों में समझ ही नहीं पाते हैं। इस समरी में डेविड ब्रुक्स ने हमें औरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैल्यूएबल स्ट्रैटेजीज सिखाई। सबसे पहले तो आपने जाना कि दूसरों को समझना और उनकी वैल्यू करना मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए सोशल स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमदर्दी और रिकॉग्निशन यानी पहचान, जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं। डिमिनिशर ट्रिक्स वो मेंटल हैबिट हैं जो हमें दूसरों को समझने से रोकते हैं। इन ट्रिक्स को दूर करने के लिए आपके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक इल्यूमिनेटर बनने के लिए लोगों के साथ गर्मजोशी से पेश आना पड़ता है और क्यूरियोसिटी और हमदर्दी डेवलप करनी पड़ती है ताकि आप उनसे गहरा और मीनिंगफुल कनेक्शन जोड़ सकें। आपने सीखा कि किसी डिप्रेस्ड इंसान को सपोर्ट करने के लिए उसे सलाह देने के बजाय उसकी बात सुनना, उसे समझना और उसके लिए मौजूद रहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और उस इंसान को प्यार और सपोर्ट देने पर फोकस करना चाहिए। दुख और तकलीफ इंसान को बदलकर रख देती है। दुख से बाहर निकलने के लिए हमें दर्द का सामना करना होगा और सोशल सपोर्ट लेना होगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझकर आप किसी का भी बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इंप्रूव करके ज्यादा बेहतर लीडर, पेरेंट और पार्टनर बन सकते हो और फाइनेंशियली अपने जाना कि लोग अलग अलग चैलेंजेस और कॉन्शियसनेस के लेवल के साथ अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज से होकर गुजरते हैं। इन स्टेजेस को समझना आपको दूसरों के साथ और भी बेहतर तरीके से रिलेट कर पाने में मदद करेगा और आपकी ग्रोथ में भी नजर आने लगेगा। जब आप लोगों को सही मायने में जानने और समझने लगते हैं, तभी आपको लाइफ में असली नॉलेज मिलती है, क्योंकि तब आप दूसरों के खोखले ट्रेट्स से आगे बढ़कर उनकी गहरे इमोशंस, डर और इच्छाओं को समझने लगते हैं। समझदार बनने के लिए दया और हमदर्दी का होना बेहद जरूरी है। आपको पूरा ध्यान देने की और बिना किसी को जज किए उनकी बात सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी। हम सब यही चाहते हैं कि कोई हमें समझे और हमें सपोर्ट करे। तो आइए एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करें जिसमें ज्यादा गहरे कनेक्शन, हमदर्दी और सभी के लिए जगह हो। तो इसी के साथ यह ऑडियो बुक समरी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।